Hello everyone, welcome to Entropy Crystal. This is your mentor Purva Yevle. Now this channel basically focuses on the preparation of MHT CET exam. अब उसमें भी हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. दिस इज़ पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली क्लास 10 से क्लास 11th में गए हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है 11th के स्टार्टिंग में ही कुछ एक दो चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको क्लास 9th और 10th का कुछ बेसिक नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है. तो इस लेक्चर में हम लोग वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. और एक चीज़, हम ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में नहीं कवर करेंगे क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने इन चीज़ों को देख रखा है. बस आपको इन्हें थोड़ा बेटर वे में समझना है और देखना है कि हम इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि आप लोगों को पता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है तो क्या होता है, हमें उसका जो फाउंडेशन है या उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट. तो अगले 2 साल जो आप अपने डेडिकेट करने वाले हो CET एग्ज़ाम के लिए, तो उससे पहले ये जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है या छोटे छोटे टॉपिक्स है एक बार उनको क्लियर कर लो, ताकि तुम आराम से जो 2 साल है आराम से बस क्वेश्चन लगाना है. फिर बात समझ आ रही है. और एक चीज़, इस लेक्चर में मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो एग्ज़ाम में एज इट इज़ कुछ नहीं आने वाला. लेकिन अगर ये लेक्चर नहीं करोगे तो जो वो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो तुमसे नहीं बन पाएगा. बात समझ आ रही है. आप चाहे मुझसे पढ़ो या कहीं और से, लेकिन आप बड़े बड़े टॉपिक्स उठाने से पहले या 11th के टॉपिक्स पढ़ने से पहले एक बार जो आप लोगों ने क्लास 9th में जो बेसिक्स पढ़े एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, तो हम लोग हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ही टॉपिक से, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितना भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन एटम. ठीक है, यहाँ पर एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें दे रखा है. ठीक, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें क्या है. अब यहाँ पर देखो, ये जो सेंटर में पिंक कलर का हाईलाइट किया हुआ पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये जो तुम्हें सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, या बहुत बार हम लोग इसे शेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है. न्यूक्लियस में 2 एंटिटीज रहती है. कौन कौन रहता है, एक रहता है हमारा प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ कौन रहता है, न्यूट्रॉन. सो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं. अब फिर ये शेल्स में कौन घूमता है, इन शेल्स के अंदर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो बेसिकली मुझे अभी यहाँ पर 3 पार्टिकल्स के बारे में पता चला. एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन, राइट. इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर 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 मारता रहेगा. ठीक है, और नेक्स्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चुपचाप बैठे होंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मैंने यहाँ नोटेशन दिया है उससे ही समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. वेरएज जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पी से याद रख लो चाहे तो वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बेसिकली इट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. आई होप दिस इज क्लियर. एटम देखा, एटम का सेंट्रल पार्ट देखा न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग पाथ देखा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेल या फिर ऑर्बिट. एटम के अंदर कौन कौन रहता है, 3 एंटिटीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. अब यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं. सबसे पहला है हमारे पास एटॉमिक नंबर. अब बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ऐसा नहीं है. एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जो आप लोग बोलते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी इनकरेक्ट नहीं है. ठीक है, इट इज करेक्ट, बट विच इज मोर करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर करेक्ट. एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना है. ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई एटम है और उस एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 5. अगर मैंने बोला मेरे किसी एटम में
11 प्रोटॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पर देखो, एटम दो टाइप के होते हैं, एक होता है चार्ज्ड, एक होता है न्यूट्रल। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, चार्ज मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, आइदर प्लस होगा या माइनस होगा, और न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार लिखती हूँ, जैसे ये सोडियम है, क्या इस पर कोई अभी कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कहीं प्लस कहीं माइनस दिख रहा है? नहीं, मतलब ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। वहीं अगर मैंने लिख दिया Na+, तो Na+ क्या है? एक आयन है। बात समझ आ रही? ये एक आयन है, तो अभी ये न्यूट्रल नहीं है। तो अब सुनो, जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। इफ an atom is neutral, if an atom is neutral, comma, number of electrons is equal to number of protons। ठीक है, मतलब अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से तुमने जो बचपन में डेफिनेशन याद रखी थी एटॉमिक नंबर की, इट वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? जो आप बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन सा हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। तो ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप एटॉमिक नंबर समझ आया सभी को। नेक्स्ट, सेकेंड देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? जब हम लोग ये वर्ड देख लेते हैं मास, हमें याद आ जाता है फिजिक्स की, एक मास होता है एक वेट होता है। हमारे लिए अभी दोनों सेम है, चाहे एटॉमिक वेट बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, इसका मतलब क्या है? एक एटम का मास। ठीक है, तो अगर उसका मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे उसके अंदर जितने एंटिटीज है उनको ऐड करोगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करते। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? जब मैं बहुत बार ये क्लास में बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना। चार्ज से क्या लेना देना है? कुछ ना कुछ फिर भी उसका मास होगा, वो तो प्रेजेंट तो है ना, तो हम लोग उसको क्यों नहीं कंसिडर करते? तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो मैंने यहाँ एक वेइंग मशीन ली, ठीक है, इस वेइंग मशीन पर मैंने एक हाथी खड़ा कर दिया। अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे हाथी खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, अब इस हाथी का जब तुमने वजन लिया, मान लो वहां पर कुछ 1200 केजी लिख कर आ रहा है, शायद ज़्यादा भी हो इससे। अभी एक रैंडम नंबर लिया है कि 1200 केजी ये हाथी अभी वे कर रहा है। ठीक है, अब जब इस हाथी को तुमने वेइंग मशीन पे खड़ा किया तो क्या हुआ? पास से एक चींटी गुजरी, उसी मशीन पे से एक चींटी गुजरी। तो मुझे बताओ, क्या हाथी के वजन पे फर्क पड़ने वाला है क्या चींटी के वजन की वजह से? हाथी के वजन पे ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है क्या? कुछ 5-10 किलो का या 1 किलो का भी चेंज आएगा क्या हाथी के वजन पे? शायद ग्राम्स में भी चेंज ना आए। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि जो चींटी का वजन है वो हाथी के कंपैरिजन में बहुत कम है। या रिवर्स बोल लो कि हाथी का जो वजन है चींटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? बस वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको तुम समझो एक हाथी के बराबर, इनका वजन हाथी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हाथी के बराबर एज इन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैंने वही इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है। इतना कम है कि उनको ऐड करने से या उनका वजन ऐड करने से एज सच हमारे एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम उसको ऐड ही नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके आगे प्लीज़ आप याद रखेंगे, एटॉमिक मास, जो हमारा एटॉमिक मास है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत बार काम आ जाती है या बेसिक चीज़ें समझने में बहुत काम आती है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, अब आप लोग जब 9th या 10th में थे आपको बताया होगा कि पहले 20 एलिमेंट याद करने होते हैं, है ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। तो आप लोगों को एक टास्क है
आपको याद करना है एटॉमिक नंबर, उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट और उसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रख दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये जो मैंने चार्ट दिया है इसको इसी वे में याद करना है। इफ़ नॉट आप कहीं गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वहाँ पर जो एटॉमिक मास की वैल्यूज़ है वो डेसिमल में दी होती है, तो बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूज मत हो, एक ही जगह पे ये सब लिख रखा है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसको इसी सीरीज में याद करना है। अपने मन से मुझे सोडियम अच्छा लगता है तो पहले याद कर लिया, मैग्नीशियम नहीं पसंद तो बाद में याद किया, ऐसा नहीं करना है। जो वे दिया है उसी में आप इसको याद करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो इसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर समझने के बाद हम मूव करते हैं हमारे चार्ज एंटिटीज पे, मतलब आयंस। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं कटायंस, दूसरे होते हैं अनायंस। ठीक है, कटायंस मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और अनायंस मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर पूरी एक कटायन की लिस्ट दे रखी है, इसको भी एज इट इज याद करना है। और एक चीज़, इसको हम लोग समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों आया है। इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। जैसे एक काम करते हैं, एक बार लो सोडियम। ठीक है, और एक चीज़ इसे यहाँ से भी समझ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता कैसे। ठीक है, सोडियम लिया, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। और एक चीज़, अगर किसी एलिमेंट को आप x से रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा पैरों में, एटॉमिक मास हमेशा उसके सिर पे। याद ऐसे ही रखोगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने सोडियम लिया है और सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2,8,1। इफ़ रिक्वायर्ड लेट मी नो, इसका हम लोग एक अलग से लेक्चर बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और एक चीज़, आप जब 11th में जाओगे तो आपका एटम के ऊपर बेस्ड एक पूरा अलग से टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पूरा एंटायर अलग टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलो, अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए? 11, राइट? इसके अंदर हुए 11 प्रोटॉन। अच्छा, अगर प्रोटॉन 11 है तो मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? क्या इस एटम पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। अगर चार्ज नहीं होता तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ लिख दिया 11 इलेक्ट्रॉन। आई होप यहाँ तक समझ आया। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर जब मैंने लिखा है 2,8,1 तो मुझे बताओ ये जो सोडियम है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा सभी ने। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल, इसका कौन सा है? ये आउटर मोस्ट मतलब बाहर वाला, उसी को हम लोग बहुत बार वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो किसी भी एटम के अगर वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो अगर फिलहाल मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखूं तो मुझे बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर देखो, सोडियम के पास 2 चॉइसेस है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारा ये जो सोडियम है, सोडियम के पास 2 चॉइसेस है। आइदर सोडियम अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो क्या बन जाएगा? 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। या फिर सोडियम किसी से या सामने वाले से 7 इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बन जाएगा? 2,8,8। तो इस केस में भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दोनों केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला ज़्यादा ईजी है? 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा ईजी है, सामने से 7 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा ईजी है तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सोडियम ने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। फिलहाल मैं यहाँ पर सोडियम ही लिख रही हूँ, बताती हूँ क्यों। चलो, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो मुझे बताओ अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 2,8।
अब मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 2,8 दैट इज 10। तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? अब बहुत सारे बच्चे वापस क्या बोलेंगे? 10। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सोडियम एटम आपने लिया, ठीक है, सोडियम एटम में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, तो चलो मान गए 11 थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे क्या? लेकिन मैंने इसमें से प्रोटॉन हटाया क्या? नहीं, प्रोटॉन को हमने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रोटॉन नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन है वो करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 11 प्रोटॉन है और मुझे पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो क्या मैं यहाँ पर +11 लिख दूँ? 11 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में मैंने +11 लिखा है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या मैं यहाँ पर अब -11 लिख दूँ? 11 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैंने -11 लिखा है, ठीक है। नाउ +11 -11 इट मेक्स 0। इसका मतलब क्या इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, सोडियम एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई चार्ज दिखाते भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई एटम न्यूट्रल है ना, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अब दूसरी एक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मैं यहाँ पर +11 लिखती हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस बार इलेक्ट्रॉन 10 ही है, क्योंकि एक तो निकाल दिया, तो क्या बचा? -10। अब मुझे बताओ इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? आंसर विल बी 1। 11 बड़ा नंबर है तो प्लस साइन आएगी। सो कितना आया तुम्हारा नेट चार्ज? +1। इस वजह से हम सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दिखाते हैं। बात समझ आई? तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और एक चीज़, वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से हटाया तो इसके ऊपर बस एक ही पॉजिटिव चार्ज आया। आई होप दिस इज क्लियर। अगर वहीं मैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लूँ, मैग्नीशियम 2,8,2, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। अगेन दो ऑप्शन है, आइदर तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ या सामने वाले से 6 इलेक्ट्रॉन लो। ज़्यादा इजी कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन हटाना, तो -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम 2,8। वही कैलकुलेशन है, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन थे 12 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 12 थे, -12 + 12 दैट वाज इक्वल टू व्हाट? 0। इसलिए मैग्नीशियम पे हमने कोई चार्ज लिखा नहीं था। अब 2 इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। लेकिन प्रोटॉन अभी भी 12 ही हैं। कैलकुलेशन +12 - 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट? +2। इस वजह से जब मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो हम मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज शो करते हैं। बात समझ आई? आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत बेसिक था, बट बहुत बार ये बच्चों से मिस हो जाता है या उस वक्त ये चीज़ें समझ नहीं आती, बट इसको प्लीज़ याद रखना, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसी के साथ जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इन्हीं एंटिटीज को हम लोग क्या बुलाना शुरू करते हैं? दीज एंटिटीज आर कॉल्ड एज कटायंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे रखी है कटायंस की। अगेन ये भी बहुत यूज़ होने वाली है। जब आप लोगों ने टेक्स्ट बुक देखा होगा, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए होते हैं, इतने हमें अभी फ़िलहाल याद नहीं करने हैं। ये कुछ बेसिक हैं जो बार बार यूज़ होते रहेंगे, तो आपको इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज़ इनको याद कर लो। यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं जिंक, और जहाँ आप इसको लिखोगे उसके आसपास थोड़ा स्पेस रखना, जैसे बाय द टाइम अगर आप और आयंस पढ़ते हो तो आप अपनी लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हो। और एक चीज़, अगर थोड़ा बहुत भी टाइम है तो ट्राई करो वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी के अभी लिखने का, क्योंकि बहुत बार स्क्रीनशॉट लेते हो वो मोबाइल में रह जाता है, फ़ोन में रह जाता है, वापस देखोगे नहीं और याद नहीं होगा। जब आप चीज़ें लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली याद होना शुरू होती है, एटलीस्ट याद रहता है ब्रेन को, हाँ कि हाँ मैंने सोडियम पे शायद एक बार प्लस चार्ज लगाया था, शायद मैंने एल्यूमिनियम पे शायद 3+ लिखा था, है ना। इस वजह से ट्राई करो, 2 मिनट का ही काम है, पॉज करो और तुरंत इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये सोडियम है, सोडियम पे +1, दिस Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, दिस पोटेशियम, पोटेशियम पे +1 है,
कैल्शियम 2+। उसके बाद ये जो आयन है, इस आयन का मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, इट इज कॉल्ड एज अमोनियम, दिस अमोनियम आयन, ठीक है, ये भी आगे यूज होगा। उसके बाद दिस Cu+ एंड Cu2+। कॉपर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या कॉपर दो अलग अलग चार्जेस दिखाता है। अभी चार्जेस ही समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा आगे समझोगे। यहाँ पर +1 दिखाया है, यहाँ पर +2 दिखाया है। अब देखना, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो यूजुअली या कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा चार्जेस दिखाता है, ऐसा समझो। जैसे इसने +1 और +2 दिखाया है, तो जो लोवेस्ट वाला होता है, जैसे यहाँ लोवेस्ट कौन सा है, +1, और +2 में छोटा चार्ज कौन सा है, +1, तो उसका नाम का एंडिंग होगा अस से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरस। बात समझ आई। और जो हायर चार्ज होता है उसका एंडिंग होता है इक से, तो इसको बोलोगे क्यूप्रिक, ठीक है। दिस इज क्यूपरस, दिस इज क्यूप्रिक। सिमिलरली अभी यहाँ पर आ गया तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन H+, इससे पहले देखा होगा। यहाँ पर सेम वही चीज़, Fe2+ और Fe3+, वही एलिमेंट दो अलग अलग चार्जेस दिखा रहा है, एक है +2, एक है +3। अभी क्या बताया था, अगर +2 होता है या मतलब कम चार्ज वाला जो होता है उसकी एंडिंग अस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस। जिसका +3 है यानी ज़्यादा है तो उसकी एंडिंग क्या हो जाएगी, इक, है ना, तो इसका नाम लगाओगे फेरिक। ये बस याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है, बाकी आपको जिस वे में इसको याद रख सकते हो इसको रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे पास जिंक है, जिंक पे हमने Zn2+ का चार्ज दिया है, क्लियर। चलो ये अब हमारे हो गए कटायंस। कटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटीज। अब हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज अनायंस। थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज अनायंस। अब अनायंस क्या होते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगेन मैंने कुछ एक लिस्ट दे रखी है, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगेन टाइम हो तो बस रोक दो और फटाफट इसे लिख लो। और एक चीज़ जो बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये एक आयन तुम्हें दिख रहा है, अच्छा इस आयन में और इस आयन में डिफरेंस क्या है पहले ये बताती हूँ। यहाँ पर देखो एक सिंगल एलिमेंट दिख रहा है, फ्लोरीन, यहाँ एक सिंगल एलिमेंट है क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन, यानी ये सिंगल एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक अनायन। मोनो मतलब सिंगल, एटॉमिक मतलब एटम, और अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये तुम्हारे मोनो एटॉमिक अनायन हुए। लेकिन ये वाला जो है, क्या इसमें सिंगल एलिमेंट है क्या, नहीं, इसमें कौन कौन है, एक तुम्हें दिख रहा है इसमें नाइट्रोजन है और एक तुम्हें दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन है, तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक अनायन। बात समझ आ रही, पॉली मतलब ज़्यादा, ठीक है। वैसे इस टर्म का इतना यूज़ नहीं होता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए इसको बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है N3-, सो दिस इज नाइट्राइड, IDE नाइट्राइड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है NO3-, नाइट्रेट। सभी की एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वहाँ पर नाम कुछ दिया होगा, वहाँ पे नाइट्रेट लिखा होगा, तुम नाइट्राइट का फॉर्मूला लगा दोगे, तो यहाँ पर देखो एंडिंग इज IDE, यहाँ पर ATE और यहाँ पर ITE। ऐसे ही ट्राई करो इसको याद रखने का। सिमिलरली उसके बाद यहाँ तुम्हें दिख रहा है सल्फेट, सल्फेट के बाद तुरंत ऐड कर दो सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास है कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3 2-, चार्ज है उसका 2-। देन दिस इज बाइकार्बोनेट, दिस इज फॉस्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड। अच्छा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज़ 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,6। 2,6 क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। क्या करेगा ये, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा ईजी है, देना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसको देखो नंबर 8 बनाना है, तो लेना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजी है। तो मान लो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या बन जाएगा, 2,8, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आया, 2-। बात समझ आई। तो पहले तुम इसे बोलते थे ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही इसने नेगेटिव चार्ज लिया या इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसका नाम क्या हो गया,
ऑक्साइड, एंडिंग देखो IDE, ठीक है। तो यूजुअली जो अनायंस होते हैं उनकी एंडिंग IDE दिखेगी तुम्हें। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सल्फर ले लो, सल्फर का केस समझो। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,6, ठीक है। अगेन क्या करेगा 6 देगा या सामने से 2 लेगा, 2 लेना ज़्यादा ईजी है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अगेन मैंने क्या बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज, तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आए लेकिन कितना 2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। बात समझ आ रही है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया खुश। तो पहले इसका नाम था सल्फर, लेकिन अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या इसने नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, तो इसका नाम क्या हो गया सल्फाइड। याद रखने के लिए बस बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो फॉस्फोरस होता है इट इज 2,8,5, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा 2,8,8, तो यानी फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव का चार्ज आ गया, तो पहले फॉस्फोरस था अब बन जाएगा फॉस्फाइड, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर देखो N3- नाइट्राइड, नाइट्रोजन 2,5 कितना लेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वजह से उसके ऊपर 3- चार्ज आया। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे आराम से याद कर सकते हो। 1-2 दिन दे दो बस खुद को और बैठ के एक बार ये जो मैंने यहाँ लिस्ट दे रखी है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और ये आयंस की, प्लीज़ इसको याद करो, क्योंकि तुम्हें बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। एक बार अगर तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड का नाम आ गया, फटाफट तुम्हें उसका नाम मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए और उसके आगे उसकी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया फ्लोराइड। वैसे ही क्लोराइड, ये हो जाएगा ब्रोमाइड और ये हो गया तुम्हारा आयोडाइड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और प्लीज़ इसे अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लेना। इन कैलकुलेशंस की वैसे ज़्यादा नीड नहीं है, मेन हमारे लिए ये चार्ट है, तो इसको प्लीज़ एज इट इज़ नोट करना, ठीक है। चलो, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिया, हमने एटॉमिक मास याद कर लिया, अब हमने सारे कटायंस भी देख लिए, अब हमने सारे अनायंस भी देख लिए। तो इसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है, हमने ये क्यों पढ़ा है, टू मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 4 से 5 ही कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। इन 4-5 एग्जाम्पल में मैं कुछ रूल एक्सप्लेन करूँगी। एक बार आप वो रूल समझ गए तो अगर आपके सामने कोई भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, आप आराम से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नाम दिया है सोडियम क्लोराइड। अब बोलोगे मैम तो बहुत इजी है NaCl, बट एक बार देख लो, धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब ही कोई नाम दिया है, जब ही कोई किसी भी केमिकल का, किसी कंपाउंड का आपको नाम दे रखा है, तो उसका जो पहला पार्ट होता है इट इज़ ऑलवेज कटायन, या हमेशा वो पॉजिटिव पार्ट होता है। जो दूसरा पार्ट होता है इट इज़ ऑलवेज अनायन, यानी नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। कितने भी तुम कंपाउंड्स देख लो, हमेशा पॉजिटिव पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट आगे होगा, उसका नाम आगे होता है, नेगेटिव पार्ट का नाम पीछे होता है, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। 2-3 ही रूल है, एक बार समझ गए तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया है सोडियम क्लोराइड, तो पहले क्या करोगे, सोडियम दिखा, सोडियम का सिंबल लिखना है, क्लोराइड दिखा, क्लोराइड का सिंबल लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें चार्ट दे रखा है मैंने पीछे, अब वो एक बार चार्ट देखोगे, 1-2 बार ही देखना है, बाकी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सोडियम का अगर तुमने चार्ट देखा तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1 का चार्ज दिख रहा है, तो मैं यहाँ सोडियम के नीचे 1 लिखूंगी। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड यानी उसका नंबर लिखो, वहाँ पे एक ही प्लस चार्ज था ना इसलिए 1 लिखा। सिमिलरली अगर तुम क्लोराइड देखो, चलो क्लोराइड पे कितना चार्ज दिख रहा है, -1 दिख रहा है, यानी अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी 1। ये करने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लोरीन के नीचे का नंबर इधर मल्टीप्लाई करो, सोडियम का नीचे का नंबर क्लोराइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताओ Na के पास आया 1 आने के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्लोराइड के पास आया 1 अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज NaCl, वेरी ईजी है ना। आप लोगों ने इसको बचपन से भी देखा है, इसलिए अगर ये नहीं भी बताती शायद आपको आ जाता, ठीक है। चलो एक बार सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पर देखो अगेन पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, कौन दिया है, मैग्नीशियम। सबसे पहला काम है सिंबल लिखना। अब बच्चे बहुत बार सिंबल लिखने में भी गलती करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसे लिख देंगे mg। क्यों भाई, mg मिलीग्राम थोड़ी ना है mg ऐसे क्यों लिखोगे। देखो जब भी तुम सिंबल लिखते हो, वो एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। एक बार तुम इस चार्ट पे फोकस करो। जब भी तुम सिंबल लिख रहे हो, सिंबल का ये जो पहला अल्फाबेट होता है हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। सिंबल का जो दूसरा अल्फाबेट है, जैसे ई, यहाँ पर आई, यहाँ पर ए, ये हमेशा स्मॉल होते हैं। तो प्लीज कोई भी गलती से मैग्नीशियम लिखते वक्त mg ऐसा नहीं लिखेगा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। देन जब क्लोराइड लिख रहे हो, बच्चे बहुत बार Cl क्या है, ठीक है, लिखते वक्त पूरा पूरा ऐसे लिखो, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cl। अब चार्ट देखोगे, चार्ट में मैग्नीशियम पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कितना चार्ज था, +2 था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। क्लोराइड पे कितना था, 1, जो अभी हमने देखा भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, mg के पास आया 1 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लोराइड के पास क्या आया है, 2। अब क्लोराइड के पास जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया दैट इज 2, वो 2 हमेशा पैरों में लिखना है, सबस्क्रिप्ट नीचे ही लिखना है, उसके ऊपर, सिर पर, आजू में, बाजू में, इधर उधर नहीं, हमेशा पैरों में ही लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं MgCl स्क्वायर, ये स्क्वायर कर रहे हो तुम, वो सब मैथ्स में लगाना, इधर नहीं, ठीक है। जितने भी नंबर आएंगे नीचे लिखने हैं। आई होप दिस क्लियर। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो तुम्हें दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, पहले वही चीज़ है, कैल्शियम का सिंबल लिखा, ऑक्साइड का सिंबल लिखा। कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2, ऑक्साइड पे कितना होता है, -2। अब यहाँ पर देखो बहुत बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा Ca2O2, कतई गलत, ये बिल्कुल गलत मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऐसा नहीं लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो अगर तुम्हारे दोनों साइड सेम नंबर आता है तो उसको कट करो और वहाँ पर मानो 1 और 1। ये अब मैंने ऐसे क्यों करवाया, क्योंकि देखो जब भी कोई एटम कंबाइन करते हैं तो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर Ca पे 2 है, ऑक्साइड पे 2 है, तो व्हाट इज 2:2, इट इज नथिंग बट 1:1, है ना। 2:2 को तुम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, 1:1। इसलिए हम लोग जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, एक ट्रिक के जैसा समझ लो, या तुम्हारी भाषा में समझाने के लिए समझ लो कि इसको ऐसे कट करोगे, दोनों जगह 1 मानोगे और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ आई। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaO। क्लियर, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मान लो तुम्हें ऐसा दिखता है, एक जगह 2 होता है, एक जगह 4 होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो 1 और 2, 1 और 2 नंबर कंसिडर करोगे, क्योंकि 2:4 का रेशियो क्या होता है, इट इज 1:2, सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट दिया है हमें सोडियम सल्फेट। अगेन सोडियम का लिखोगे सिंबल। अब अगेन बहुत बड़ा एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है बच्चों के लिए, हम लोग क्या लिखें। अब बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे SO और यहाँ लिखेंगे 4। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखो ये तुम्हारा सल्फेट आयन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। चाहे तो अपनी नोटबुक का एक कोना पकड़ो, उधर ऐसा सल्फेट लिखो और उसके पास मार्किंग करो। ये जो नीचे नंबर लिखे हैं ये तुम्हारे एटम है, इसको छूना नहीं है, इसको देखना नहीं है, बस इसको वहां पे लिख दो। ऊपर ये जो चार्ज लिखा है, ये जो -2 लिखा है, ये तुम्हारा चार्ज होता है और ये चार्ज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ आ रही है। एटम को छूना नहीं है, बस हमें चार्ज देखना है, ठीक। तो ये जो SO4 2- था, इसका मैंने क्या कर दिया, चार्ज यहाँ नीचे लिख दिया, सोडियम का चार्ज यहाँ लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इस बार सोडियम के पास कौन आया है, 2 आया है, तो एज इट इज 2 लिखो, और सल्फेट के पास 1 आया है तो डायरेक्टली SO4 लिख सकते हैं। आई होप दिस क्लियर। प्लीज जब पॉली एटॉमिक अनायन लिखोगे, पॉली एटॉमिक अभी समझाया था, ये वाले अनायंस ये ऐसे जो अनायंस होते हैं, जब आप ऐसे अनायंस लिखेंगे तो ये नीचे लिखे हुए नंबर्स एटम्स है, इनको नहीं छूना है। हमें हमेशा फोकस करना है किस पे, चार्जेस के ऊपर। जैसे CO3 2- चार्ज क्या है इसका, 2- है। बाइकार्बोनेट का चार्ज कितना है, -1 है। फॉस्फेट का कितना है, -3 है। सल्फाइड IDE, सल्फाइड का चार्ज कितना है, -2 है। इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब यहाँ पर एक है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन मैग्नीशियम लिखा, यहाँ पर लिख दिया OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, इट इज़ 2, हाइड्रोक्साइड पे कितना है 1, -1 होता है, आप एक बार टेबल चेक कर सकते हो। मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई किया 1 से, हाइड्रोक्साइड को मल्टीप्लाई किया 2 से, फॉर्मूला बन जाएगा Mg। अब अगेन अ ट्रिकी पार्ट फॉर यू, अब बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे OH और आगे लिखेंगे 2 और हो जाएगी गलती। बात समझ आ रही है? बहुत या बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा क्यों नहीं करना है, यहाँ पर देखो एक बार वापस ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। जब तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, मानो चलो यहाँ पे 1 ही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट था, ठीक है, या वो भी नहीं तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब तुमने इस 2 को इस क्लोरीन से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन ये एक सिंगल एलिमेंट है ना, लेकिन यहाँ पर जो मैंने हाइड्रोक्साइड लिया है, क्या इसमें सिंगल एलिमेंट है क्या? नहीं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट है हाइड्रोजन। जब अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करने से पहले उसे लगाना होता है ब्रैकेट। मतलब तुम लिखोगे Mg, फिर लगाओगे ब्रैकेट, OH को ब्रैकेट में पूरा कंप्लीट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और उसके बाद बाहर 2 लिखना है। इसका मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होता है और यही 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होता है। बात समझ आ रही है? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये गलत है। इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारे पास 1 मैग्नीशियम, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास 1 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। बात समझ आई? आई होप दिस इज क्लियर। तो अब बोलोगे मैम जो ऊपर वाला हमने ये क्वेश्चन किया इसमें हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 था, ठीक है। अगर तुम ब्रैकेट भी लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4, बाहर क्या है 1 इज नथिंग, है ना, तो उसको तुम एज इट इज Na2SO4 भी लिख सकते हो। समझ आया? नेक्स्ट हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करोगे, उस पर कितना होता है चार्ज, 3+ का चार्ज होता है। नेक्स्ट सल्फेट, सल्फेट का मैंने क्या बताया था, एटम को नहीं छूना, उसको जगह पे रखो, चार्ज कितना है उस पर वो देखो, दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो इस बार एल्यूमिनियम के पास 2 आया, लेकिन एल्यूमिनियम सिंगल एलिमेंट है तो मैंने डायरेक्टली 2 लिखा। अब ये जो 3 है इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, सल्फेट से। अब इस सल्फेट में क्या सिंगल एलिमेंट है, नहीं। इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, एक मुझे दिख रहा है इसके अंदर प्रेजेंट है सल्फर और दूसरा प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अभी जस्ट वो रूल बताया कि अगर अलग अलग एलिमेंट होते हैं और 1 के अलावा कोई और नंबर यहाँ प्रेजेंट है तो हमेशा हमें ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट लगाओ, SO4 लिखो, ब्रैकेट कंप्लीट करो और बाहर लिखोगे 3। अगेन ब्रैकेट हो ना हो नंबर हमेशा पैरों में ही आएगा, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कहीं नहीं लिखना, मतलब पैरों में लिखना है, उसके नीचे लिखना है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ये जो कुछ रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स को मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार प्लीज़ इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करो तो समझ आएगा कि इसमें मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहती हूँ। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गए हैं सो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, दीज आर कम्प्लीटली 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करो, टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज योर वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फिर कि तुम लोगों ने इसको करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं। अब एक बार सॉल्व हो चुका है ना, अब उस नोटबुक तो थोड़ा साइड में रखो। अब मैं जो बता रही हूँ उस पर आराम से ध्यान देना और बस क्रॉस चेक करना कि मैंने जो फाइनल फॉर्मूला बनाया है और तुमने जो अपनी नोटबुक में लिखा है क्या वो दोनों चीज़ें मैच कर रही है क्या, ठीक है। सबसे पहले दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पहले लिखा सोडियम देन हाइड्रोक्साइड। सोडियम पे चार्ज है 1, हाइड्रोक्साइड पे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, NaOH, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड।
सेकेंड है कैल्शियम क्लोराइड, तो सबसे पहले लिखा कैल्शियम, फिर लिखा क्लोराइड। कैल्शियम पे होता है 2, क्लोराइड पे होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर लिया मैग्नीशियम, यहाँ लिया ऑक्साइड। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है 2, ऑक्साइड पे कितना है 2। याद करो मेरा रूल, सेकेंड थर्ड ही रूल होगा शायद, सेकेंड या थर्ड, कि अगर दोनों जगह सेम नंबर आते हैं तो हमें क्या करना है, कट करना है। कट करना है जिन उनको सिंपलेस्ट रेशियो में लेना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम लिया, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2, कार्बोनेट आयन इज CO3 2 माइनस, चार्ज है उसका 2 माइनस, तो यहाँ 2 लिया, अगेन सेम नंबर, कट करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ लिया सोडियम, यहाँ पर लिया बाइकार्बोनेट। सोडियम पे भी चार्ज 1 होता है, बाइकार्बोनेट पे भी 1 होता है, 1 ईजी होता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज NaHCO3। ठीक है, उसके बाद दिया है पोटेशियम कार्बोनेट। चलो पोटेशियम क्या होता है, के, कार्बोनेट अगेन CO3 2 माइनस। आपने अगर देखा होगा, अगर खुद क्वेश्चन लगाने की कोशिश की होगी तो धीरे धीरे तुमको ये जो कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, या ये जो अनायंस है, ये फटाफट याद होना शुरू भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो पोटेशियम का कितना था 1, कार्बोनेट का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के पास कौन गया 2 गया, कार्बोनेट के पास 1 गया है। और एक चीज़, यहाँ पर भले ही ये क्या है पॉलीएटॉमिक अनायन है, लेकिन नंबर यहाँ पर क्या है 1, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2CO3। ठीक, नेक्स्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम लिया, बाइकार्बोनेट लिया, कैल्शियम पे चार्ज है 2, बाइकार्बोनेट पे चार्ज है 1, यानी तुमने कैल्शियम को 1 से मल्टीप्लाई किया और बाइकार्बोनेट को 2 से किया। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, इस बार लिखोगे कैल्शियम, उसके बाद लगेगा ब्रैकेट। क्या रीज़न है ब्रैकेट का, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट कंप्लीट करो और फिर उसके बाहर पैरों में 2 लिखोगे। समझ आया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, इस वजह से ट्वाइस बोलोगे, 3 होता तो थ्राइस बोलते। ठीक, नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है 3, हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ इसमें ब्रैकेट लगेगा नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट है, कौन कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा AlOH थ्राइस। क्लियर, नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड। अब बहुत बार बच्चे अमोनियम में भी गलती करते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे NH लिख देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ क्लोराइड का लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, गलत। क्यों, क्योंकि ये जो 4 था वो किस चीज़ का था, एटम का था। अमोनियम पे चार्ज कितना है +1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा NH4Cl। बात समझ आई। नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब के, बहुत बार पोटेशियम को बच्चे P लिखते हैं, P मत लिखना, P इज फॉर फॉस्फोरस, K इज फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ लिखा सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है 2, पोटेशियम पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास K2SO4। क्लियर, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर देखो सोडियम Na, बाइकार्बोनेट इज HCO3, दोनों पे भी 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास NaHCO3। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हो। नेक्स्ट फेरस सल्फेट, फेरस Fe, सिंबल तो वही रहेगा, फेरस है मतलब लोअर चार्ज वाला होगा, यानी 2 लिखोगे, सल्फेट मतलब SO4, अगेन 2 माइनस, दोनों सेम है, कट करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा FeSO4, यहाँ पे लिख देते हैं FeSO4। अच्छा, नेक्स्ट बोला है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक मतलब आयरन पे +3 का चार्ज, हाइड्रोक्साइड मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा FeOH थ्राइस। रिमेंबर अलग अलग एलिमेंट है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस मतलब +1 क्लोराइड, फॉर्मूला बन जाएगा CuCl। ठीक है, CuCl। नेक्स्ट कैल्शियम नाइट्रेट,
Ca, नाइट्रेट मतलब NO3-1, ठीक है, यहाँ पर 1, कैल्शियम का होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ ब्रैकेट लगेगा या नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास कैल्शियम NO3 ट्वाइस। आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट मतलब सोडियम लिया, नाइट्राइट मतलब NO2-, सोडियम एंड दिस NO2-, तो यानी 1 और 1 का ही चार्ज होता है दोनों पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बना NaNO2, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम नाइट्राइड, IDE, याद रखना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मतलब कौन सा होता है, N3- होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3 का, और नाइट्राइड पे कितना होता है, -3 का। वैसे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने लिख दिया, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों नंबर से मैं क्या कर दूं, कट, तो फॉर्मूला यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, AlN। आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अ इजी क्वेश्चन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका 1, इसका 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, KOH, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको ऐसे लिख देते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, इस पे होता है 3, सल्फेट पे कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम के पास तो 2 गया, लेकिन सल्फेट के पास कितना गया, 3। अब वहां पर अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है और 1 के अलावा कोई और नंबर प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद किया, बाहर नंबर लिखा, फॉर्मूला बन गया, ओ सॉरी इट वॉज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सॉरी, थोड़ा इसको चेक कर लेते, मतलब करेक्ट कर लेते हैं हम इसको। एल्यूमिनियम था 3, देन फॉस्फेट इज PO4 3-, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया 3, दोनों सेम नंबर है, कट करो तो बन जाएगा AlPO4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट। अभी देखा कैल्शियम पे 2 होता है, फॉस्फेट पे 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी Ca के पास कौन आया, 3 आया, लेकिन PO4 के पास कौन गया, 2, अलग अलग एलिमेंट, ब्रैकेट लगाओ, कंप्लीट करो, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट कंप्लीट किया और बाहर लिखा 2। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लिया होगा और इनमें से भी आप लोगों के मैक्सिमम करेक्ट आए होंगे, ठीक है। जिनका नहीं आए हैं करेक्ट, प्लीज़ अगर रूल्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है वापस पीछे जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एक बार अच्छे से रूल्स देख लो, फिर इन क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बना लिया, अब जो इम्पॉर्टेंट टास्क है दैट इज उसका मास कैलकुलेट करना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर तुमको नाम लिख के दिया है, पहला काम है इस नाम से क्या बनाओगे, इस नाम से क्या बनाना पड़ेगा, हमें पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के बाद उसका मास निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, दोनों पे चार्ज 1 होता है, फॉर्मूला बन गया NaOH। अब ये देखो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इससे मुझे निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, बस अच्छे से ध्यान देके इसको सुनना, ठीक है। सबसे पहले देखोगे तुम्हारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। मुझे दिख रहा है मेरे कंपाउंड में सोडियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक चीज़, बहुत बार बच्चे क्या लिखते हैं, लिखेंगे सोडियम और लिखेंगे OH, और अब मैंने वो जो टेबल दिया था एटॉमिक मास का, उसमें सोडियम तो मिल जाएगा 23, तो मैम आपने ये वाला तो लिखवाया ही नहीं। तो तुम देखो मैंने लिखवाया क्या है, ठीक है। वहाँ पर तुम्हें एलिमेंट्स ढंग से देखने कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, एलिमेंट्स को लिखो, ठीक। अब यहाँ पर काम आएगा तुम्हारा पहला वाला चार्ट, एटॉमिक मास वाला, ठीक है। सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, इन सभी को ऐड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 40U। ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये आगे बहुत काम में आने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, प्लीज़ ढंग से देख लो और आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ लिया कैल्शियम, यहाँ लिया कार्बोनेट, कैल्शियम पे 2 होता है, कार्बोनेट पे भी 2 होता है, सेम नंबर, कट किया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaCO3, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, कौन कौन दिख रहा है, एक कैल्शियम दिख रहा है,
कार्बन दिख रहा है और मुझे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 3, तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। और एक चीज़, जब तुम 3 से इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि बस ऑक्सीजन 3 है तो बस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आगे? कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का होता है 16 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। अब इसमें तुमको लगाना है बॉड मास। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं स्टेप स्टेप पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल बता रही हूँ, बट ये रूल नहीं है। मैं बस ये बता रही हूँ कि अभी तक बच्चे क्या गलती करते आए हैं, या मैंने नॉर्मली कौन से बच्चे को कौन सी गलती करते हुई देखी है। ठीक है, तो मैंने वो गलतियाँ तुम लोगों को एक साथ बता रही हूँ ताकि तुम वो गलती ना करो। आई होप दिस क्लियर। चलो, तो यहाँ पर तुमको लगाना है बॉड मास। बॉड मास के अकॉर्डिंग जितने मल्टीप्लिकेशन है सारे पहले वो खत्म करो। एक बार मल्टीप्लिकेशंस हो गए, उसके बाद तुम्हें करना है उसका एडिशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इनको ऐड करो। फाइनली जब ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 100U। क्लियर? समझ आया? ये 100U आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक देखते लगा के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो, Mg यहाँ पर लिया तुमने OH, Mg पे 2, हाइड्रोक्साइड पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बन जाएगा MgOH ट्वाइस। अलग अलग एलिमेंट था इसलिए ब्रैकेट लगाया। ठीक है, चलो अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है मैग्नीशियम, मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन, और मुझे दिख रहा है कौन? हाइड्रोजन। लेकिन अब तुम लिखोगे कि हाँ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऑक्सीजन को करना भूल जाओगे। ये गलती मत करना। अगर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। बात समझ आ रही है? तो ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का मास होता है 24, अब ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। गलती से भी 2 मत लिखना, बहुत गलती होती है इसमें भी। हाइड्रोजन का लिखोगे 1। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा +2। तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 60। क्लियर? नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ लिया एल्यूमिनियम, यहाँ लिया सल्फेट। एल्यूमिनियम पे कितना होता है 3, सल्फेट पे कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4, ब्रैकेट कंप्लीट, बाहर लिखा थ्राइस। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, कौन कौन है? एल्यूमिनियम है, कितने हैं? 2 है, तो इंटू 2 किया, प्लस अगला एलिमेंट कौन है? सल्फर है। अच्छा, सल्फर कितने हैं? 3 है, ब्रैकेट लगाए ना, मतलब 3 है, इंटू 3 करो, प्लस अगला कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन। अब इसमें क्या गलती करते हैं? इसमें बोलेंगे मैम 4 + 3 7 होता है, 7 नहीं, क्या बोला है? ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 कितना होता है? 12, तो यहाँ पर इंटू करोगे 12। बात समझ आई? इन सभी की वैल्यूज डाल देना। एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का होता है 32, और तुम्हारा ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16। पहले मल्टीप्लिकेशन खत्म करो, फिर लास्ट में इनका एडिशन करना। यहाँ से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। जितना मुझे याद है उस हिसाब से शायद इसका आंसर आता है 342U। एक बार फिर भी प्लीज़ आप इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और वहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो टॉपिक है इसमें स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया गया क्योंकि जब आप लोग मोल्स के बारे में पढ़ोगे या जब मोल्स की कैलकुलेशन करोगे तो ये वहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है मॉलिक्यूलर मास की, और बहुत बार बच्चे उसी में अटक जाते कि मैम हमें याद नहीं आ रहा, हमने तो बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, इसलिए बेसिक्स कवर करो, फिर 11th में हम लोग जंप मारेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर देखो, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो पिछले मैंने फॉर्मूले बनाने के लिए दिए थे वही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नाम दिए हैं आप लोगों को इसके सारे मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। ठीक है, उसमें से भी जो आयरन और कॉपर है इनका मैंने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऊपर दे रखा है। ठीक है, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पहले ही बना लिया है, तो अब वापस फॉर्मूला मत बनाओ, बस अब वो फॉर्मूला एक बार देख लो और उस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करो। आई होप दिस इज क्लियर।
एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर स्पेसिफिकली कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.